अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़। मैं मेज़बान अब्दुल गफ्फार और उम्मीद है आप सबकी ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी। ईद का चौथा दिन और मुझ पर लगता है अभी तक थोड़ी ज़्यादा ईद आ रही है, तो मैंने आज भी जो है वो कुर्ता शलवार को ही तरजीह दी है। लेकिन जनाब हमेशा की तरह हम सैटरडे के शो में बात करते हैं यानी कि गुजरे हुए हफ्ते की और आने वाले हफ्ते की। यकीनी तौर पे पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए बड़ा हैपनिंग जो है वो ईद से पहले चांद रात को, आपको याद है कि जब ये सारा कुछ माहौल बन गया था तो क्रिकेट टीम डिस्कस हो रही थी, जो कि टीम अनाउंस हुई थी। तो आज के शो में हम थोड़ा डिटेल एनालिसिस करेंगे टीम के हवाले से। और फिर पाकिस्तान न्यूजीलैंड सीरीज़ आपको पता है 18 अप्रैल से शुरू हो रही है, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। पाकिस्तान के वर्ल्ड कप स्क्वाड को भी फाइनलाइज करना है, इस हवाले से तफसीली बात करेंगे। और आज मेरे साथ मौजूद हैं कराची स्टूडियो में सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट मुनीरुल हक साहब, और कुछ देर में हमें गुलाम मुर्तज़ा भी ज्वाइन करेंगे, और कुछ देर बाद सीनियर तजियाकार मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब भी ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले मुनीर साहब, मुझे लग रहा है आप तो वर्किंग मूड में आ गए हैं, लगे अभी गवर्नमेंट ने छुट्टी दी हुई है, लेकिन कैसी ईद गुजरी और क्या ईद के अंदर आप भी बैठ के एनालिसिस ही निकाल रहे थे सारे? एक्चुअली मैं किसी वक्त, सही आप कह रहे हैं, किसी काम से था, मैं भी आज ईद के कुर्ते में आता तो अट्रैक्शन होती। बिल्कुल अच्छी ईद गुजरी है माशाल्लाह से। आपको पता है कि मसरूफियत होती है, बस थोड़ी कमी रह गई जो रमज़ान में PSL हमने शुरू में एंजॉय किया। थोड़ी बहुत IPL चल रही थी, लेकिन वो इतना ज़्यादा कभी मज़ा आता है कभी नहीं आता। लेकिन क्रिकेट की कमी महसूस हो रही है, जिसके लिए 18 अप्रैल तक इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन बहरहाल अब टीम का अनाउंसमेंट ऑलरेडी हो चुका है, आपकी नज़र में है, तो उस पर भी बहुत सारी बातें करेंगे और बल्कि आर्गुमेंट्स करेंगे। क्रिकेट का एक अब सिलसिला शुरू होगा 18 अप्रैल से, तो वो क्रिकेट वर्ल्ड कप तक इसका सिलसिला चलता रहेगा। बिल्कुल जी, बड़ा फोकस रहा हम सबका रमज़ान में इबादत पर, इसी तरह ईद पर हमारे मेहमानों के साथ और सब कुछ। लेकिन अब क्रिकेट और वर्किंग टाइम शुरू हो गया मंडे से। जी आपने भी आना, तैयारी पकड़ें, और हम तो आ गए आज ही ऑफिस, लेकिन आप जो है वो मंडे से जो है वो फिर आप सब लोग भी आएंगे। दुनिया ये कहती है मुनीर भाई कि अगर आप किसी प्लेयर को, रिटायर्ड प्लेयर को वापस लेकर आएँ, कोई प्लेयर जो बहुत से टीम में सीनियर नहीं है, अब आपने देख लिया हेडलाइंस यही है कि मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम की वापसी, और ये इस लिहाज से बड़ा इंटरेस्टिंग है कि बाबर आजम कप्तान बन चुके हैं। अब आपको कुछ पाकिस्तान के बच्चे को ये पता है कि इनके दरमियान बाबर की तरफ से तो मैंने कुछ नहीं सुना, बट इनके बयान टीवी में बैठने का ये नुकसान है। मैं इसीलिए मुनीर भाई, पहले तो ये बात, मैं इसीलिए हक में नहीं हूँ कि आपके जो करंट क्रिकेटर्स हैं वो शोज़ में बैठें जबकि वो खुद पाकिस्तान टीम की कंटेंशन में हो। इससे माहौल ख़राब हो जाता है। आई होप कि ऐसा ना हो, लेकिन शायद यही वजह थी। अगर ये टीवी पे ना बैठते ना तो ये माहौल ना ऐसे बनता और तबसरे ना होते। तो ये बातें जहन में रहती हैं, निकल गई होंगी? नहीं, बातें तो देखें जहन में रहती हैं, और उनकी बातें जहन में कि जो खुद ड्रेसिंग रूम का हिस्सा रहे, जो इतने क्रिकेट खेली, नाम कमाया, उनकी तरफ से अगर इस किस्म की कोई बातें होती हैं तो जहन में रहती हैं। देखिए, इसमें गफ़ार सबसे पहले तो ये सोचना होगा कि क्या बाबर आजम को कप्तानी से हटाया तो सही फैसला था, या उनको दोबारा कप्तान बनाया तो यही सही फैसला? ये हमें, देखिए, मेरे हिसाब से हटाना भी गलत था और उनको दोबारा बनाना भी गलत है। इस वक्त अगर आपने हटा दिया था, शाहीन शाह अफरीदी को दे दिया तो एटलीस्ट न्यूजीलैंड की सीरीज आपने चलने दी। प्रॉब्लम फिर वही है ना, ये क्यों हुआ? चेयरमैन जब तब्दील होता है, आपकी बात, एक की दूसरी, एक की अपनी मर्जी है। रमीज राजा थे, नजम सेठी थे, जक्का अशरफ थे, अब जो है वो बिल्कुल सही है, नकवी साहब बिल्कुल सही है। लेकिन मुझे यहाँ पर ये कहना है कि देखिए, मोहसिन नकवी साहब के पीछे जो है एमएलए, आपको पता है वहाब रियाज हैं, जो उनके इस वक्त राइट हैंड बने हुए, उनको इस वक्त ये सीनियर मैनेजर भी हैं और सिलेक्टर भी हैं, और सिलेक्टर वही लग रहे हैं, बीच में बैठे हुए हैं। ज़रूर चीफ सेलेक्टर का उनके ऊपर मोहर नहीं लगाई गई, बस बेसिकली वही हैं। तो उनको ये थोड़ा सा मशवरा देना चाहिए था कि इस वक्त कैप्टनसी का थोड़ा सा जो है अच्छा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बहरहाल चले, हम भूल जाते हैं कि बाबर आजम को पहले कप्तान हटाया दिया, बना दिया गया। टीम कैसा खेलेगी असल में ये है। देखिए, इमाद वसीम का तो हम और आप सब कह रहे थे कि इमाद वसीम जिस तरह के T20 प्लेयर हैं, इनको रिटायरमेंट वापस लेने आना चाहिए, तो एक अच्छा फैसला है। और जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस, लेकिन मुझे भाई क्या ये शॉर्ट टर्म प्लान होना चाहिए, लॉन्ग टर्म? क्योंकि वर्ल्ड कप सर पर है, तो मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। उनकी जो फॉर्म थी PSL में, जिस तरह उन्होंने मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस की, और दूसरा शायद इस पूरे तनाजुर में सबसे बेस्ट चीज़ तो मुझे लगती है मुनीर भाई, आपकी भी ओपिनियन ले लेते हैं, वो ये है कि कुछ खिलाड़ी बड़े अरसे से खेल रहे थे, परफॉर्मेंसेस में उतार चढ़ाव ज़्यादा आने शुरू हो गया था। शाहीन, शादाब, हारिस रऊफ, अब आमिर के आने से फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट में थोड़ा कंपटीशन बढ़ेगा, इसलिए शायद हेल्दी हो सकता है। इमाद वसीम के आने से जो है वो कंपटीशन ज़रा शादाब और बाकी सबके साथ होगा, तो उस लिहाज से शायद ये
बुरा भी नहीं है। आपकी क्या राय है? नहीं देखिए, सबसे पहले तो जो आपकी बात है ना, ये सारा जो बनाया गया है ये T20 वर्ल्ड कप तक बनाया गया है, क्योंकि T20 उसके बाद फिर कम होती जाएगी और वनडे और टेस्ट का फिर शुरू हो जाएगा। आमिर के लाने पे रवींद्र राजा का अपना स्टांस है कि जी टेंटेड प्लेयर है, नहीं लाने चाहिए। कुछ का कहना है कि ठीक है जी, अगर उनको मौका दे दिया जाएगा तो सब ठीक है, कानूनी तौर पर तो दे सकते हैं, इखलाकी तौर पे अब आप किसको अहमियत देते हैं, ये लोगों की चॉइस थी आमिर के साथ। एक तो वो सजा भुगत ली, दूसरी कि उनकी उम्र बहुत कम थी और उनके हिसाब से आपको पता है कि उनकी सजा में डिले किया गया था 1-2 दिन, जजमेंट देते हुए कि कम उम्र है, इनके ऊपर 5 साल पाबंदी लगानी। उन्होंने कन्फेस भी किया था जल्दी, इसीलिए नजम सेठी साहब के दौर में कन्फेस कर लिया था पहले ही, जल्दी वापसी हो गई। बाकी 2 कन्फेस नहीं कर रहे थे, इन्होंने कर लिया। चल बहरहाल ये एक अपना इशू है। अब सवाल ये है कि मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम के जो थोड़े से सो कॉल्ड इख्तलाफात हैं, क्या वो टीम में हमें नजर आएंगे? ये सबसे ज्यादा जरूरी चीजें देखनी। चलिए इस पे बात करते हैं, क्योंकि काकुल का जो मुनीर भाई कैंप था उसके अंदर मुझे ये टीम बॉन्डिंग नजर आई, क्योंकि लड़के आपस में खेल रहे थे, जहाँ तक कि यहाँ जिस दिन वो खबरें चल रही थी कि बड़ी लड़ाई कोई होगी, बल्कि वहाब रियाज ने इस बारे में बात भी की कि मीडिया में तो कुछ ऐसे आ रहा था जैसे ना वहाँ भी अभी लड़ाई हुई, लेकिन वहाँ स्नूकर खेल के लड़के कह के भी मारे थे। बहरहाल दिलों के हाल तो अल्लाह ही जानता है। लेकिन वहाब रियाज पाकिस्तान टीम के सिलेक्टर, उनके साथ मोहम्मद यूसुफ, वो बाकी सिलेक्टर भी मौजूद थे। क्या कहना था स्क्वाड अनाउंसमेंट पर, आइए आपको दिखाते हैं। आमिर और इमाद के ऊपर ये था कि उन्होंने अपने आप को अवेलेबल किया था फॉर द सिलेक्शन, एंड आई थिंक ये मद्देनज़र रखते हुए कि हारिस रऊफ़ जो है वो इस सीरीज़ में अवेलेबल नहीं होंगे। वो मोस्ट प्रॉबेबली, जो डॉक्टर से हमारी बात हुई है, ही विल गेट फिटर बाय द इंग्लैंड सीरीज़। तो वी नीड सम एक्सपीरियंस, और नवाज़ की जो फॉर्म इतनी अच्छी नहीं थी, तो ऑब्वियसली इमाद वसीम कम्स एज ऑटोमेटिक। अच्छा सर, अब इसमें ये बात है कि अगर रिटायर्ड क्रिकेटर्स लीग को प्रेफरेंस कर रहे थे और हमने उनकी तरफ जाने के लिए उनसे रब्ता किया, जैसे हफीज़ भी बात कह चुके हैं, जबकि हफीज़ के ज़माने में स्टांस कुछ और था टेंटेड प्लेयर्स के हवाले से, ये क्या इंडिकेट करता है? चूँकि दुनिया भर में आपको याद है एक दफ़ा AB डिविलियर्स की वापसी की बात हुई थी, साउथ अफ्रीका ने मना कर दिया था, और मुझे भारत में ऐसी कोई एग्जाम्पल नज़र नहीं आ रही सिवाय इसके कि दिनेश कार्तिक को थोड़ा सा वो वापस लेकर आए। हाउ यू सी दुनिया भर के मामला, हमारे तो खैर क्रिकेट में अलग ही सिस्टम चल रहा होता है, आपकी क्या राय है? मतलब ये प्रैक्टिस क्या इंडिकेट करती है? हमारे पास टैलेंट नहीं आ रहा, लोग ये भी कहते हैं कि जी मोहम्मद आमिर को वापस लाए तो क्या फास्ट बॉलिंग मजीद नहीं आ रही? इमाद वसीम भी अगर वापस आ रहे हैं, और उन्होंने याद रखिएगा कि डोमेस्टिक भी बहुत कम खेली है, वो लीग में खेल के आ रहे हैं, और लीग और इंटरनेशनल क्रिकेट का फ़र्क भी होता ज़रूर है। बिल्कुल सही है। देखिए गफ़ार, सबसे पहले जो आपने पूछा ना कि लीग खेलने वालों को क्यों प्रेफर करें, देखिए लीग खेलना अब आपकी मजबूरी है, क्योंकि जो आप जितना पैसा वहाँ मिलता है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट के लिए खेलना एक पैशन है आपका, एक आपका शौक होता है। लेकिन मुनीर भाई, जब हमें ज़रूरत थी, खासतौर मोहम्मद आमिर टेस्ट क्रिकेट छोड़ के चले गए, इमाद वसीम ने अपनी मर्जी से रिटायरमेंट ली, वो खेल ही नहीं रहे थे, हम स्ट्रगल करते रहे, हमारे स्पिनर्स कभी खेल रहे थे, वर्ल्ड कप में नहीं थे वो, तो मैं इस तनाज़ुर में भी ज़रा सोच रहा हूँ कि अनअवेलेबल रहे वो उस वक्त जब शायद हमें उनकी तब भी ज़रूरत थी, लेकिन उस वक्त क्या हमने महसूस नहीं किया? कहीं ना कहीं खराबी तो हमारे सिस्टम है ना सर। देखिए इमाद पहले वो नहीं खेलना चाह रहे थे। नहीं, बिल्कुल आप हमारी परफॉर्मेंस भी ठीक देखिए, यहाँ आप इसमें मोहम्मद आमिर को तो कह सकते हैं बहुत अच्छा हो गया, और उन्होंने कहा था जी कि मिसबाह और वक़ार है तो मैं नहीं खेलूंगा, फिर वो उसको ख़त्म करें। अब यहाँ पर जो है वो इनका तो इशू इतना ज़्यादा नहीं है, मातकन को थोड़ी अर्सा वो रिटायरमेंट के लिए, फिर ये PSL में परफॉर्मेंस देके, PSL में परफॉर्मेंस दी तो हो सकता है कि इमाद की तरफ नजर भी जाती। मैं जो पाकिस्तान के लिए खेलने की बात कर रहा था, उसमें आपको एक खिलाड़ी का नाम नजर आ रहा है, उस्मान खान, जिसने अपनी सारी कश्तियाँ जला दी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के लिए खेलने के लिए। यानी पाकिस्तान से खेलने का ये जज्बा है कि जिसने उस्मान खान को, अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी इसीलिए जज्बा उन्होंने तो दिखा दिया। मुझे ब्रेक पे जाना है, हम उसके साथ को अच्छा कर लें। देखिए जैसे आपने कहा कि उसने सारी कश्तियाँ जला दी। नहीं गफ़ार, हमें यहाँ करना पड़ेगा, मोहसिन नकवी और उन्हें खुद भी करना पड़ेगा। उन्हें देखिए, वो तो हम उनमें से 2-3 मैच अगर वो नहीं चलेंगे तो हमारा आप जो है फिर वो, लेकिन उसके बावजूद भी आपको इनके हाथ रखना पड़ेगा, इसलिए कि एक मिसाल कायम करेंगे ये। चले वैसे मैंने जो थोड़ा बहुत पढ़ा, हमारे कुछ दोस्त यूई में रहते हैं, हमारे जर्नलिस्ट जिनके साथ हम जमाने मिला करते थे, कुछ ये भी कहते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा सेंटर कॉन्ट्रैक्ट में है भी नहीं, शायद ये भी मैंने बात सुनी, 5 साल की पाबंदी उन पर लग गई, और कहीं ना कहीं एक बदमज़गी हुई। मॉनेटरी बेनिफिट जो उनको मिलना था, IL T10 खेल के वहाँ पे जो यूएई एफिलिएटेड टूर्नामेंट से जुड़ वो भी थे, वो कम नहीं था। फिर यूएई के लिए जितने भी, जैसे आपने कहा ना, जैसे वो इंटरनेशनल क्रिकेट बड़ी टीम से खेलना एक बड़े डिजायर की तरफ गए हैं, तो हम बेस्ट विशेस ही कहेंगे, और परफॉर्मेंसेस उनकी वैसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी। नहीं, अपने आप को जो गेम लीड करते हैं, फास्टेस्ट सेंचुरी पिछले साल बनाई, ये साल ऑलमोस्ट 3 सेंचुरी ऑलमोस्ट। अब्दुल रहमान साहब ने कहा कि इतना अच्छा उनका दिमाग कंप्यूटर की तरह काम करता है कि वो बॉलर को
और कंडीशन को पिक कर लेते हैं और फिर अपने आप को एडजस्ट करते हैं। देखिए, ये बड़ी कम सलाहियत हम होती है यही player दुआ की। करते हैं कि वो क्यों? टीम के साथ रहें। सही। आपको मिडिल ऑर्डर का प्रॉब्लम चल रहा है, ये प्लेयर एक आ जाएंगे, फिर नीचे रिजवान होंगे, इफ्तिखार होंगे, तो आपके लिए अब ये आपने अच्छा सवाल किया, मुझे ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस जब आएंगे तो मिर्जा इकबाल भाई साहब भी ज्वाइन करेंगे कि खाका क्या बनता है, क्योंकि अभी रिजवान बाबर साइम ये फखर के ऊपर ही बड़ी डिबेट हो रही है किसको ओपनर होना चाहिए, किसको वन डाउन होना चाहिए। तो उस्मान खान कहाँ खेलेंगे, और उनकी स्ट्रेंथ तो भी टॉप ऑर्डर ही है, बट यहाँ तो ऑलरेडी जो है वो 4 ओपनर मौजूद हैं, बल्कि तो हसीब भी नीचे मौजूद हैं रिजर्व के अंदर। बाहर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं। पुराम रिप्ले में खुशामदीद, और सिलेक्शन कमेटी के हवाले से बात कर रहे हैं। और जब ईद से पहले टीम अनाउंस हुई तो हमारे सेलेक्टर्स का स्क्वाड के हवाले से मजीद क्या कहना था, पहले आपको वो दिखाते हैं और फिर आके अपने एक्सपर्ट से बात करते हैं। मैं 2 प्लेयर्स को मुबारकबाद दूंगा, एक तो उस्मान खान है और एक इरफानुल्लाह नियाज़ी। दोनों यंगस्टर हैं, दोनों ने अच्छा परफॉर्म किया है जिसकी वजह से उनकी सिलेक्शन हुई है। और ये एक अच्छी चीज़ है, कोई यंगस्टर परफॉर्म करता है उनको आप मौका देते हैं पाकिस्तान के लिए खेलने के लिए, और दूसरे लोगों के लिए भी इंस्पायरेशन होती है कि वो और मेहनत करेंगे ताकि उनको नज़र आए कि जो परफॉर्म करता है उनको पाकिस्तान खेलने का मौका मिलता है। तो मैं एक दफ़ा फिर उन दोनों को मुबारकबाद दूंगा और मैं विश करूँगा उनको कि दोनों इतना अच्छा खेलें कि पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा है। 2 प्लेयर्स को मुबारकबाद दूंगा, एक तो उस्मान खान है और एक इरफानुल्लाह नियाज़ी। दोनों यंगस्टर हैं, दोनों ने अच्छा परफॉर्म किया है जिसकी वजह से उनकी सिलेक्शन हुई है। और ये एक अच्छी चीज़ है, कोई यंगस्टर परफॉर्म करता है उनको आप मौका देते हैं पाकिस्तान के लिए खेलने के लिए, और दूसरे लोगों के लिए भी इंस्पायरेशन होती है कि वो और मेहनत करेंगे ताकि उनको नज़र आए कि जो परफॉर्म करता है उनको पाकिस्तान खेलने का मौका मिलता है। तो मैं एक दफ़ा फिर उन दोनों को मुबारकबाद दूंगा और मैं विश करूँगा उनको कि दोनों इतना अच्छा खेलें कि पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा। जनाब, आपने देखा कि बड़ी भारी और हैवी किस्म की जो है हमारी सिलेक्शन कमेटी, और सब लोग बैठे भी हुए थे ना। ये भी एक दिलचस्प तजर्बा है कि कोई चीफ सिलेक्टर नहीं है, क्या वाकई ऐसा है? नहीं, वो चीफ सेलेक्टर है तो नहीं, लेकिन अच्छा हम अभी बात कर रहे थे कि हमें तो वहाब रियाद है चीफ सेलेक्टर नज़र आ रहे हैं, लेकिन उनको बनाए नहीं गए। सीनियर मैनेजर भी बन गए। अब वो सीनियर मैनेजर भी बन गए, और वो कहते हैं कि मोहसिन नकवी साहब ने कहा था कि हम इनको कोई एडिशनल जिम्मेदारियाँ भी देंगे, तो इस वन ऑफ देम कि वो इनको बना दिया गया। ये चीज़ें पहले कभी मोहसिन हमने नकवी साहब देखी कहते हैं कि जो रिसेंटली रिटायर्ड क्रिकेटर्स हैं वो अच्छा समझते हैं क्रिकेटर्स को, और हम अब ये कर रहे हैं। वैसे एक रवायत तो नज़र आई बड़े अरसे बाद के, जैसे रज़ाक, वहाब या मोहम्मद यूसुफ कह लें, असद शफीक कह लें, इसी तरह एक एनालिस्ट भी हैं, एक राना साहब भी हैं उसके अंदर। तो कोशिश तो की गई है, मुझे लगता है जैसे कुछ डायरेक्शन चेंज की जाए। आप कैसे देखते हैं इस अप्रोच को जो थोड़ी बोर्ड में नज़र आई है? अभी कोचेज़ का ऐलान फॉर्मली होना बाकी है इंटरनेशनल के लिए। वैसे तो आपको पता है कि हसन महमूद साहब जो है वो पाकिस्तान टीम के हेड कोच बन गए, उसके ऊपर मैं आपसे बात करूंगा। लेकिन कुछ नए चेहरों की इंटरव्यू, हसन महमूद हेड कोच, लेकिन अब्दुर्रहमान साहब सर 4 साल से मुल्तान सुल्तान को ला रहे हैं, फिर हम डोमेस्टिक क्रिकेट की इतनी बातें करते हैं, उनका नाम ही नहीं टीम मैनेजमेंट के अंदर। मुझे बड़ी हैरानगी हुई। मुझे भी हैरानी हुई है, बहुत अच्छा नाम है। और अगर कोचिंग के हवाले से तो उनकी खिदमत भी है, दूसरे कि हर कोई उनका मोतरफ है, इसमें कोई आपकी शक नहीं है। अजहर महमूद क्यों बनाया गया, आपको पता है कि 3-4 साल पहले भी वो पाकिस्तान के बॉलिंग कोच रहे हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड की कोचिंग की, उनकी टीम जीत गई तो शायद उसको, लेकिन ये फॉर न्यूजीलैंड सीरीज़ है। बाकी जो बातें चल रही हैं, आज मोहम्मद यूसुफ भी कह रहे थे कि गैरी कस्टन जो है, जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कि गैरी कस्टन जो है वो गैरी कस्टन और जैसन गिलेस्पी फॉर रेड बॉल क्रिकेट। बिल्कुल। लेकिन सर एक सवाल, क्योंकि आप आपकी बातों से बड़े सवाल निकलने शुरू हो गए हैं। वो तो वहाँ बैठे हुए हैं आईपीएल के अंदर, गुजरात टाइटंस के मेरे ख्याल में बैटिंग कोच हैं, और वो आईपीएल जब तक चलेगा तब तक शायद हम लोग इंग्लैंड भी पहुंच चुके होंगे, तो वो तो अवेलेबल नहीं है, फिर डायरेक्ट वर्ल्ड कप में जाएंगे। आपकी क्या राय है? मेरे ख्याल है हमारी सीरीज खत्म होगी तो उसके बाद आईपीएल भी खत्म होने वाली होगी, जब न्यूजीलैंड से दूर है सर। तो उसके बाद इंग्लैंड की टूर में तो बहरहाल वो अवेलेबल होंगे। इंग्लैंड का जो दौरा है, सबसे इंपॉर्टेंट दौरा पाकिस्तान का वही है कि आपको पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में हैं। अदरवाइज तो इतने यहाँ पर शायद इतनी सीरीज मुश्किल ना हो न्यूजीलैंड की। और तो उनके पास भी कुछ प्लेयर ऐसे हैं जो आपको बहुत टफ टाइम दे सकते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। और गफ्फार, आप और हम अक्सर ये कहते हैं कि पाकिस्तानी टीम में खुशियत है, जैसी टीम सामने होती है ये उसकी तरह बन जाते हैं। हम बांग्लादेश के साथ खेलते तो बांग्लादेश, और जब हम खेलते हैं ऑस्ट्रेलिया तो, और कभी कभी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी अच्छा खेल लेते हैं। पर गुलाम मुर्तज़ा में ज्वाइन करें हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर। गुलाम, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अब ईद की छुट्टियां खत्म होंगी, मंडे को सब आएंगे, तो वो जो कोचेस का ऐलान है क्या फॉर्मली वही है? हमारी वो अजहर महमूद के हवाले से भी बात आपसे हम कर लेते हैं, लेकिन क्या गैरी कस्टन और जैसन गिलेस्पी मुकम्मल तौर पर फाइनल है? और इनकी अवेलेबिलिटी का क्या सीन है, क्या टर्म कंडीशन हैं? 2-2 कोच होंगे वहाँ, वो अभी आईपीएल की टीमों के साथ हैं, क्या वो अवेलेबल नहीं है पूरे साल?
जी, गैरी क्रिस्टन का तो कंफर्म हो चुका है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोहम्मद यूसुफ की जानिब से कहा गया है कि जो टीम अनाउंस की गई है उसमें गैरी क्रिस्टन की मुशावरत की गई है। एक क्वेश्चन किया गया था कि तमाम लोग जो है वो लाहौर से सिलेक्शन कमेटी में शामिल किए गए, लेकिन मोहम्मद यूसुफ की जानिब से कहा गया है कि सिलेक्शन कमेटी में गैरी क्रिस्टन भी मौजूद है, जो कोच है उनका ताल्लुक साउथ अफ्रीका से है और कप्तान भी मौजूद है। तो अनाउंसमेंट से पहले उन्होंने बता दिया है। हाँ, वो चीज़ उन्होंने पहले ही कह दी है। जी, गैरी क्रिस्टन के हवाले से उन्होंने बात कर दी और पोस्ट एक्सपेक्टेड जो जेसन गिलेस्पी है वो रेड बॉल के कोच होंगे। तो अजहर महमूद जो असिस्टेंट कोच के तौर पे, जब वो गैरी क्रिस्टन और जेसन गिलेस्पी आ जाएंगे तो असिस्टेंट कोच के तौर पे साथ काम करेंगे, क्योंकि अभी जो जेसन गिलेस्पी और गैरी क्रिस्टन मौजूद नहीं थे, तो इस वजह से अजहर महमूद को हेड कोच बनाया गया है। ठीक है, तो गुलाम मुर्तज़ा आपकी स्क्वाड पे वैसे क्या राय है, क्योंकि आमिर का इमाद का जो रिटर्न हुआ है इसके ऊपर डिवाइडेड ओपिनियन है। मेरा अपनी राय में ये है कि क्या हमारे पास अब नए प्लेयर्स आना ख़त्म हो गए हैं। उस्मान खान भी देखें यूई से पाकिस्तान के लिए खेले PSL में, तो हमने उनको भी वहाँ से एक तरह से तोड़ लिया और उनके तो हमने ताल्लुकात भी ख़राब कर लिए पहले ही। मुझे लगता है कि शायद हमने एक दवाने में, आपको याद है T10 वाली जगह पर भी ऐसी कुछ सूरत हाल बनी थी। क्या क्यों हम आगे जा रहे हैं या कहीं पीछे आने लग गए हैं या एक जगह मौजूद है? आप ही क्या राय है? शॉर्ट टर्म गोल है तो नजरिया ज़रूरत? जी, शॉर्ट टर्म गोल है, क्योंकि अगर दुनिया की क्रिकेट देखा जाए तो तमाम टीमें जो अपने यंगस्टर्स के ऊपर रिलाई कर रही हैं वो अपने डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के ऊपर रिलाई करती हैं। इंडियन टीम की देखें तो ये इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर ने तो डोमेस्टिक क्रिकेट खेली ही नहीं बहुत अरसे थे। जी बिल्कुल, यही बात की गई थी कि उन लोगों ने डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेले, जो डोमेस्टिक के परफॉर्मर थे आपने उनके साथ ज्यादती की, उनको टीम में शामिल क्यों नहीं किया गया। अगर सलमान अली आगा की बात करें तो उनका ये PSL अच्छा गुजरा था, डोमेस्टिक में भी रन किए थे, पाकिस्तान टीम के साथ भी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। साबिर फरहान जो T20 में टॉप रन गेटर थे, और अगर वो उनके PSL भी देखें तो PSL में भी रन किए हुए थे, लेकिन वो नॉन ट्रैवलिंग रिजर्व के तौर पे। तो ये क्वेश्चन किया गया बाकायदा तौर पे, तो उनकी जानिब से कहा गया कि हम वर्ल्ड कप के हवाले से टीम बना रहे हैं, वर्ल्ड कप का स्क्वाड बना रहे हैं, तो इस वजह से के ऊपर मजीद बात करेंगे। और गुलाम मुर्तज़ा आपका बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद हमें गुलाम मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब भी जो है उनकी भी ओपिनियन लेंगे इस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। गुलाम रिप्ले में खुशामदीद। और अब चलते हैं जनाब सीनियर स्पोर्ट्स तज्ज़ियाकार मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब की तरफ। इकबाल भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। ईद के बाद छुट्टियां मंडे से हैं, आज सैटरडे का दिन है, लेकिन बिल्कुल चांद रात से पहले दिन ही जो है वो टीम अनाउंस हुई और हमने देखा कि अब नए हेड कोच भी आ गए। आपकी राय क्या है ये सारा कुछ जो अभी तक हुआ है और आगे जो होना है? अब्दुल गफ्फार, मुझे तो लग रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वहाब रियाज चला रहे हैं, क्योंकि वहाब रियाज जो है वो सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन तो नहीं है, लेकिन वो टीम अनाउंस कर रहे हैं। और मुझे हैरत होती है कि चंद लाख रुपए तनख्वाह के बस मोहम्मद यूसुफ खामोश बैठे हुए, उनके बाएं जानिब असद शफीक जो 77 टेस्ट मैचेस खेले वो खामोश बैठे हैं, अब्दुल रज़ाक खामोश बैठे हैं, बिलाल अफजल साहब को लेकर आ गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वन मैन शो हो रहा है ना सर। वो सीनियर मैनेजर भी है ना, तो इसलिए उनका ओहदा बड़ा हो गया ना सर। तो मैनेजर, आपने इतने अच्छे से क्रिकेट कवर किया, बताइए पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख में मैंने मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर का तो सुना था, लेकिन मैनेजर और सीनियर मैनेजर, भाई 4 साल से मंसूर राना मैनेजर पाकिस्तान टीम के रहे हैं, उनको ज्यादा तजुर्बा है। वहाब रियाज को तजुर्बा है जो सीनियर मैनेजर बना दिया। अकोमोडेट करना है ना, तो ये अकोमोडेट करने की पॉलिसी पाकिस्तान क्रिकेट को तबाही के दहाने पर ले जाएगी। बात वो ठीक कर रहे हैं कि देखिए वहाब रियाज भी पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी क्रिकेट खेले हैं, PSL के अंदर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, लेकिन मुशीर खेल होते हुए वो जो है मौजूद थे क्रिकेट बोर्ड के अंदर, लोगों को इस चीज़ पे एतराज़ रहा। और अब सिलेक्शन कमेटी में होते हुए मोहम्मद यूसुफ भी बैटिंग कोच हैं, चाहे इंटरम ही सही। वहाब रियाज क्या होता है दुनिया भर में, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सिलेक्शन कमेटी के अरकान टीम मैनेजमेंट में भी हो? नहीं, देखें जिस तरह अभी कह रहे थे ना इकबाल बेग, ये पूरी हर चीज़ को जो लीड करते हुए नजर आ रहे हैं ना चेयरमैन के बाद, वो वहाब रियाज नजर आ रहे हैं। चाहे आप उनको कोई भी ओहदा दें, वहाँ बहुत सारी और जिम्मेदारियां भी हैं। नहीं, जिम्मेदारियां तो मैं कह रहा हूँ कि लेकिन इससे बड़ी तो कोई जिम्मेदारी नहीं है ना कि आपने स्क्वाड का ऐलान करना है, यही स्क्वाड ऑलमोस्ट होगा। मैं कह रहा हूँ मोहसिन नकवी साहब बहुत बिजी हैं। हाँ, मोहसिन नकवी साहब तो जाहिर है बिजी है, उनके पास तो फिर मुझे लगता है कि किसी को तो देखिए फिर वही बात होगी ना। तो फिर आप मुझे बताएं कि जो भी चेयरमैन आता है वो किसी एक को सामने ले आता है ना। एहसान मानी साहब वसीम खान साहब को सामने ले आए थे, वो मिसबा को ले आए, यहाँ हमने देखा मोहम्मद हफीज़ आगे थे। तो इस तरह से तो चीज़ें नहीं चलेंगी, ये आप को देखना होगा। अगर आप सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि टीम सही सेलेक्ट हुई है या नहीं, और कैपेबल लोग सिलेक्शन टीम सेलेक्ट तो होगी। लेकिन इकबाल भाई, जैसे आपको याद है कि टीवी पे बैठकर इमाद वसीम, मोहम्मद आमिर ने तनकीद की बाबर आजम की कप्तानी पर और लोगों ने इसको बड़ा इशू बनाया, लेकिन फिर अब
आप ही ख्याल में क्या बाबर आजम इस चीज़ के हक में होंगे, या जो सूरत हाल बनी इसमें कुछ अब सबको कहते हैं ना वो कॉम्प्रोमाइजिंग सूरत किस्म की सूरत हाल है, टीम का एनवायरनमेंट आप कैसा देख रहे हैं? पहले तो मैं आपके वहाब रियाज का सवाल कहूँ जी, कि बड़ी अच्छी क्रिकेट खेले 2008 में शेखुपुरा में उन्होंने लंबी खेले वनडे, और उसके बाद 2.5 साल के बाद अपना पहला टेस्ट मैच अगस्त 2010 में इंग्लैंड के खिलाफ ओवल में खेले, ठीक है। और ये इतने पूरा इनका जो करियर था 2008 से लेकर 2020 तक 12 साल के करियर में इन्होंने पाकिस्तान की जानिब से 27 टेस्ट, 91 वनडे इंटरनेशनल मैचेस और 36 T20 खेले। वनडे में इनकी कारकर्दगी निस्बतन बेहतर रही, तो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो नहीं है। यूसुफ ने तो 90 टेस्ट मैचेस खेले, बिल्कुल और बिल्कुल, उन्होंने मोहम्मद यूसुफ के रिकॉर्ड भी कैलिबर से अगर आप इनकार ही नहीं। रिकॉर्ड्स की बेस पर बात करें और दूसरे टीम कॉम्बिनेशन की अगर आप बात करते हैं तो 2 खिलाड़ी जिनको के वो कन्विंस कर रहे थे, जब वहाब रियाज ही बल्कि मोहम्मद हफीज कन्विंस कर रहे थे कि आप आ जाएं, तो मना कर दिया था। याद है आपको ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे के लिए उन्होंने आमिर से भी बात की थी, तो आमिर ने मना कर दिया था। तो अब आमिर कैसे आ गए टीम में? इतने सारे फास्ट बॉलर्स आपने इकबाल भाई कहते हैं कलामी, क्या इंडिकेट करता है कि हमारे पास टैलेंट नहीं आ रहा, या ये पसंद नापसंद है? क्योंकि दुनिया में ऐसे नहीं होता कि रिटायर्ड प्लेयर्स को वापस लाया जाए। एग्जांपल मौजूद है, आप मुझसे ज़्यादा क्रिकेट के माशाल्लाह एक्सपर्ट हैं, कि एबी डिविलियर्स जैसा बड़ा प्लेयर जब आना चाह रहा था अचानक, तो मना कर दिया उनके क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने कि भाई जो खिलाड़ी मौजूद हैं ये उनके साथ ज्यादती होगी। देखिए ये पाकिस्तान क्रिकेट में ही होता है। तो आज सर पकड़ के बैठ गया जब मैंने देखा कि बिलाल अफजल साहब वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में खिताब कर रहे हैं और वो कह रहे थे कि मेरा फाइनेंस का है, उनको डेटा एनालिस्ट रखा हुआ है। किस खुशी में? उनका क्रिकेट का क्या बैकग्राउंड है? वो तो हसन चीमस के मौजूद है उस काम के लिए, वो तो एक्सपर्ट हैं। क्या कौन से एक्सपर्ट है वो? उनके साथ हसन चीमा को रखा गया। हसन चीमा तो चले जानता है ना काम। तो ये क्या कर रहे हैं? ये सिर्फ स्क्रीन पर बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे पाकिस्तान की टी-शर्ट पहनकर। आप बताएं ना, जुल्म है इस मुल्क में। क्या क्रिकेटर्स चले गए? कोई क्रिकेटर ऐसा नहीं है कि जिसको रखा जा सके। असद शफीक अच्छा खासा खेल रहा था, उसको रिटायर करा के वहाब रियाज साहब सिलेक्शन कमेटी में लाए, वो भी डबी सिलेक्टेड होगा, उसकी कौन सुनेगा? 77 टेस्ट मैचेस। भी आपसे आखिरी सवाल कि गैरी कर्स्टन की जो अपॉइंटमेंट है, सर वो आईपीएल में बिजी हैं, वर्ल्ड कप में एक तरह से डायरेक्ट ही जाएंगे, उनके प्लान्स आज मोहम्मद यूसुफ ने कह ही दिया, मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस में माफ कीजिएगा, कि वो मतलब उनसे मुशावरत भी हुई है। मतलब चॉइसेस महदूद थी कि मतलब बहुत अरसे से हमने देखा कि इंटरनेशनल कोचिंग भी शायद वो नहीं कर रहे। अब तो गुजरात टाइटंस के बैटिंग कोच हैं, उनकी अपॉइंटमेंट पर आपकी क्या राय है? और फिर हम वर्ल्ड कप में एक तरह से हमेशा ही किसी नए कोच के साथ जा रहे होते हैं। बिल्कुल आपने सही निशानदेही की अब्दुल गफ्फार। गैरी कर्स्टन आएंगे, वो इंडिया की टीम के कोच भी रह चुके हैं 2011 में क्रिकेट टीम। तो अब वो आएंगे। मुझे तो नहीं लगता कि उनसे टीम सिलेक्शन पर जो कह रहे थे ना कि हेड कोच जो है वो भी होगा, उसकी इनपुट होगी। अजहर महमूद की इनपुट भी नहीं लग रही। मुझे लग रहा है सारा कुछ वहाब रियाज ने बनाया टीम को, और यूसुफ दस्तखत कर रहे हैं क्योंकि वो मुलाजिम है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, अभी अंडर 19 टीम के हेड कोच। जी क्रिकेट तो बोर्ड में आपकी बात दुरुस्त है कि गैरी कर्स्टन जब आएंगे, क्या वो तवील अरसे तक चल सकेंगे? उनका कॉन्ट्रैक्ट कैसा होगा? पाकिस्तान क्रिकेट को किस सम्त में लेकर जाएंगे? गोरा कोच का तजुर्बा जब भी आया है, कोई ना कोई रिस्क जरूर पैदा हुई है टीम में। गोरे कोच के आने से कुछ ना कुछ मसाइल जरूर पैदा हुए। तो अब देखते हैं गैरी कर्स्टन और जेसन गिलेस्पी जो टेस्ट के लिए आएंगे अगस्त में, तो वो कैसे हैंडल करते हैं। लेकिन ये एक बहुत $1 मिलियन क्वेश्चन है अब्दुल गफ्फार। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि कोच क्या करते हैं। चले, बहुत बहुत शुक्रिया, एक बात सब मौजूद थे। और मुनीर भाई आपसे आखिरी चंद, जो अब हो गया सो हो गया, अप्रोच क्या होनी चाहिए पाकिस्तान न्यूजीलैंड सीरीज में? डोंट फॉरगेट कि न्यूजीलैंड की तकरीबन 20 या आधी 20.5 टीम भी समझ लें उसको, क्योंकि 9 प्लेयर उनके नहीं है जो मेन प्लेयर थे आईपीएल में। हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए? क्योंकि अब हमारे पास चॉइसेस तो बहुत हैं। आई होप के इम्प्लीमेंटेशन ऐसी हो जाए और हम कुछ नए तजर्बात कर लें। देखिए इस जो टीम अनाउंस की है ईद से एक दिन पहले, उसमें एक नाम तो मुझे सबसे अच्छा लग रहा है, वो इरफान खान नियाज़ी का लग रहा है। बड़े टैलेंटेड वो ऑलराउंडर हैं और वक्त पड़ने पर रन्स करते हैं, वो करते हैं। तो उनका जो सिलेक्शन तो यहाँ हुआ, इस तरह की सिलेक्शन हमें चाहिए थी। लेकिन जो 1-2 प्लेयर को जिनको नहीं लिया गया, आई एम सॉरी गफ्फार, सवाल आपका कुछ और था। मैं ये कि मोहम्मद अली को हर सूरत यहाँ स्क्वाड में होना चाहिए था, क्योंकि आपके पास जब 2 स्पिनर था, इबार को भी ले रहे हैं आप, उसामा मीर को भी ले रहे हैं, जबकि ऑलरेडी शादाब, इमाद, इफ्तिखार, शाहिम अयूब ये सब स्क्वाड में होंगे, तो मेरे ख्याल ज़रूरत नहीं थी। और वसीम जूनियर जो इतने अरसे से आपकी टीम के साथ चलते चले आ रहे हैं, उनको आपने नॉन रिजर्व ट्रैवलिंग रिजर्व में डाल दिया है। सलमान अली आगा की भी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन आपने प्रेफर किया है आज़म खान के ऊपर। ये चीज़ें थोड़ी सी देखने वाली हैं। अब आपको क्या करना है? अब आपको तमाम चीज़ें भूल के आपको टीम जीतना है। देखिए अगर आपके 3 फास्ट बॉलर बड़े खेलते हैं, शाहीन शाह अफरीदी खेलते हैं, आमिर
खेलते हैं और नसीम शाह खेलते हैं, तो फास्ट बॉलिंग तो आपकी फिर इससे अच्छी तो नहीं होनी चाहिए, नहीं वही वो इम्पैक्ट डाल दें कि उससे आपको जो है वो टीम कामयाबी। फिर बाबर भी हैं, साइम भी हैं, उस्मान खान भी आ गए हैं, रिजवान भी हैं, इफ्तिखार भी, शादाब, इमाद, टीम तो आपकी बहुत अच्छी है, मैं नज़र आ रही है ऑन पेपर। तो उनको इस टीम से जो आपने बिल्कुल सही कहा कि बहुत ही लेकिन उनके पास भी देखिए 2-3 प्लेयर हैं जिनको आप वो नहीं कर सकते। बिल्कुल उनके पास टैलेंट तो बहुत अच्छा आ रहा है। भी आ रहे हैं जो न्यूजीलैंड की सीरीज में बड़ी सी परफॉर्मेंस थी। मार्क चैपमैन भी हैं, और जैसे आपने खुद कह दिया कि हम जिसके खिलाफ खेलते हैं वैसी परफॉर्मेंस देते हैं, तो ये होता है। चलें ये 5 मैचेस प्लस जो बकिया आपके 7 मैचेस हैं वो बड़ा डिपेंड। मुझे बुरा में ब्रेक लेना है, शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक है, इसके बाद वापस आकर वाइंड अप करते हैं डिस्कशन। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जब अनाउंसमेंट हुई तो सिलेक्टर अब्दुल रज़ाक भी मौजूद थे, उनका क्या कहना था स्क्वाड अनाउंसमेंट के हवाले से, वो भी आपको दिखा देते हैं। हुकूमत चेंज होंदियां ने, सारी चीज़ें चेंज होंदी, पर मीडिया चेंज नहीं होंदी, मीडिया सेम की सेम ही है। अब ये देखें, हमने जो हमारा विजन जो है हमने को सेट किया है सब ने मिलकर, यही है कि हम एक ऐसा सिस्टम सेट कर दें, हम रहते या नहीं रहते, हुकूमत रहती कि नहीं रहती, कोई चेंजिंग होती कि नहीं होती, पर ये कि प्लेयर्स के साथ जो है ना बिल्कुल इंसाफ हो और प्लेयर को ये फील ना हो कि कोई रहे ना रहे, तो उनकी सिलेक्शन जो है वो ऐसी होनी चाहिए कि पाकिस्तान की टीम को बड़ा फ़ायदा हो उससे। मेरा ख्याल है कि हम सबकी एक सोच है, एक पेज पर है, हम ऐसी टीम बनाना चाह रहे हैं जिसमें पाकिस्तान हम लोग रहें या ना रहें, वो जहाँ भी खेले, जैसी भी सिचुएशन हो। जैसे तो जनाब अब्दुल रज़ाक के जो मज़ेदार जुमले होते हैं उनमें से आपने एक सुन लिया, लेकिन शायद मीडिया के लोग कांस्टेंट परफॉर्मेंस कर रहे हैं इसलिए सब अपनी जगह मौजूद हैं, ये भी चले हमने भी मजाक कर लिया। लेकिन आखिर में सर अब वर्ल्ड कप के लिए ये सीरीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, कोशिश ये की गई है कि कोई कमी है तो उसको पूरा कर लिया जाए। मोहम्मद आमिर भी आ गए, इमाद वसीम भी आ गए, कुछ ऐसा ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा सिवाय इसके कि सलमान अली आगा पे थोड़ी मैं बात कर लेता हूँ, या साहबजादा फरहान पे, स्पेशली सलमान अली आगा पे जो कि परफॉर्मेंसेस T20 में भी अच्छी हैं, वनडे में भी रन्स कर परफॉर्मेंस करते हुए आ रहे हैं। ये न्यूजीलैंड का स्क्वाड भी जी आपके सामने मौजूद है, मैं देते हैं ब्रेसवेल कैप्टन है, इसी तरह फिन एलन है, मार्क चैपमैन है, इसी तरह इनके पास अच्छी खासी जो है वो टीम, एडम मिल फास्ट बॉलर हैं, और इसी तरह जिमी नीशम पाकिस्तान की विकेटों का अच्छा एक्सपीरियंस रखते हैं, ईस्ट सूदी वर्ल्ड क्लास स्पिनर हैं, और जो प्लेयर IPL में नहीं गए वो यहाँ मौजूद हैं। बट मेरा सवाल सर सलमान अली आगा के हवाले से, चूँकि थोड़े से ऑप्शन महदूद नजर आते हैं मेरे मैच फिनिशिंग के हवाले से और हमें मिडल ऑर्डर के हवाले से, जहाँ पे अब इफ्तिखार मौजूद हैं, हमारे पास अब जो है वो सिर्फ आजम खान मौजूद है। देखिए आप आजम खान को क्या खिलाएंगे यहाँ पर, क्योंकि उस्मान खान भी लिया तो खिलाएंगे उनको नहीं, तो फिर आप प्लेइंग 11 कैसे बनाएंगे मुझे बताएं। उस्मान खान भी अगर होंगे और इफ्तिखार भी होंगे तो फिर तो नहीं नज़र आता। हमारा मिडिल ऑर्डर प्रॉब्लम चल रहा था, सलमान आगा ने जिस तरह परफॉर्मेंस दी है, वो बॉलर बहुत अच्छे हैं, फील्डर बहुत अच्छे हैं, बैटिंग चमले करते हैं, इंप्रूव कर रहे हैं हर फॉर्मेट में। एटलीस्ट इस 17 रुकनी टीम में उनकी जगह बनती थी मेरे हिसाब से। और जिस तरह का इम्पैक्ट डाला है मोहम्मद अली ने, जिस तरह की बॉलिंग PSL में की, उनका भी यहाँ हक बनता था। बिल्कुल सर, एक जने उस्मान खान को आउट ऑफ द वे जाके लेके आ रहे हैं, दूसरे मुल्क से नाराजगी लेकर उनको एक तरह से तोड़कर, और फिर मोहम्मद अली की जो परफॉर्मेंसेस थी खुद समझ में नहीं आ रहा है कि आप मोहम्मद थोड़ा सा लोग ये कहते हैं लेकिन कि वो मखसूस विकेटों पे ही बॉलिंग कर लेते हैं। नहीं देखिए, ये तो आप जब तक उनको खिलाएंगे नहीं, मखसूस विकेटें क्या, यही पाकिस्तान में सीरीज हो रही है ना, मुल्तान में अच्छी बॉलिंग थी, फिर थोड़ा लाहौर में ओवरऑल अगर आप उनकी बॉलिंग देखेंगे ना तो उन्होंने एक बिल्कुल डिफरेंट इम्पैक्ट डाला। खेलने नहीं दे रहे थे खिलाड़ियों को, जिस तरह खिलाड़ी खुल के उनके सामने नहीं खेले, तो उनका हक था कि यहाँ पे देखिए आपने जमान खान को भी लिया तो जमान खान की जगह भी आप उनको ले सकते थे। बहरहाल मुझे थोड़ा सा अफसोस ये है कि इस 17 रुकनी टीम में सलमान अली आगा और मोहम्मद अली को होना चाहिए था, और वसीम जूनियर भी थोड़ा सा मेरा ख्याल अनलकी रहे कि वो इतने अरसे से टीम के साथ। मुझे इसलिए भी हैरानगी वसीम जूनियर पर कि वर्ल्ड कप में जब उनको साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच में चांस मिला, मिडल ऑफ द टूर्नामेंट, बड़ी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस थी। कभी कभी मुझे लगता है ये मसला है कि जो सिलेक्टर्स चले जाते हैं, दूसरे सिलेक्टर्स आते हैं तो वो चीज़ याद नहीं रहती। हालांकि मोहम्मद वसीम जूनियर डेफिनेटली पाकिस्तान के रेड जो मतलब जो वाइट बॉल फॉर्मेट है उसके अंदर परमानेंट होने चाहिए थे। असल में हुआ ये है कि मोहम्मद आमिर के आने की वजह से यहाँ थोड़ा सा वो हो गई, और उधर चूँकि इमाद वसीम भी आ गए हैं और शादाब की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, तो उधर फिर दो अपने स्पिनर्स जो लिए अबरार, और वो सिर्फ बैठे रहेंगे मेरा ख्याल रिजर्व में, किसी स्पिनर की जगह बन नहीं रही है प्लेइंग 11 में। अगर इमाद भी खेलेंगे, शादाब भी खेलेंगे, इफ्तिखार और साइम अयूब के ओवर भी होंगे, तो मुझे नहीं लगता कि किसी एडिशनल स्पिनर को आप खिलाएंगे। अभी भी आपका जो मुझे झोल नज़र आ रहा है ना, वो मिडिल ऑर्डर में नज़र आ रहा है। एक मिडिल ऑर्डर में बैट्समैन की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया मुनीर साहब आपकी आमद का। इसी तरह हमारे साथ मौजूद थे गुलाम मुर्तज़ा और फिर मिर्ज़ा इकबाल भाई साहब, उनका भी शुक्रिया। इंशाल्लाह पीर को आपसे दोबारा मुलाकात होगी, सीरीज़ पर तफसीली बात करेंगे और इंशाल्लाह इस पर मज़ीद एनालिसिस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।